आप जानते हैं आखिर बड़े बड़े जहाजों को जानबूझकर क्यों डुबाया जाता है? इन जहाजों को डुबाने के लिए पहले तो इनके निचले हिस्से में विस्फोटक लगाया जाता है और फिर इसे ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, करोड़ों रुपए के जहाज को ऐसे ही पानी में नहीं डुबाया जाता, इसके पीछे कई कारण है। ये जो सिर्फ आप देख रहे हो, इसे यूएस की पुलिस जानबूझकर पानी में डुबा रही है। 180 फुट का ये जहाज कुछ ही सेकंडों में पानी में डूब जाता है, क्योंकि इस जहाज में इलीगल सामान पकड़ा गया था। और सबसे ज्यादा उन जहाज को डुबाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और पानी में पड़े पड़े इनका लोहा पूरी तरह गल जाता है। और तो और कई जहाजों को तो इसलिए भी पानी में डुबा दिया जाता है कि समुद्री जीव उसमें अपना घर बनाकर रह सके, लेकिन ऐसे सिर्फ कुछ सालों बाद अपने आप गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं जापान हम भारतीयों से 100 साल आगे है? चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जापान में कार को सड़कों पर नहीं पार्क किया जाता, बल्कि यहाँ कार पार्किंग के लिए कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है। इस हाइड्रोलिक मशीन में कार के लिए कई फ्लोर बने होते हैं, जो कार को हवा में उठाकर एक ही जगह पर कई सारी गाड़ियां खड़ी कर देती है। वहीं जापान में ऐसी भी सड़कें बनी हुई है जिन पर सही स्पीड में गाड़ियां चलाने पर सड़कों से म्यूजिक सुनाई देता है। ये म्यूजिक सड़क पर बने खांचों से टायरों के टकराने से बचता है। और तो और जापान पानी के नीचे समुद्र में एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जिसमें 5000 लोग रह सकेंगे। यहाँ पानी के अंदर भी लोग सांस ले पाएंगे और इसमें धरती की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं जापान की ट्रेन इतनी सुरक्षित होती है कि इसमें मोबाइल, पेन और कोइन जैसी कोई भी चीज रखते हो तो वो अपनी जगह से हिलेगी तक नहीं। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज को चलाने वाली कंपनी को सबसे ज्यादा खर्चा एरोप्लेन में तेल भरवाने में आता है, लेकिन फिर भी पायलट कई बार एरोप्लेन के फ्यूल को हवा में गिरा देते हैं। तो क्या हवा में तेल गिराने से कंपनी का नुकसान नहीं होता और आसमान से तेल किसके ऊपर आकर गिरता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक हवाई जहाज में फ्यूल उसके पंखों में भरा जाता है और कंपनी पैसे बचाने के लिए प्लेन में उतना ही फ्यूल डालती है जितने की उसे जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा तेल डालने से प्लेन भारी हो जाएगा और माइलेज कम देगा। लेकिन जब किसी प्लेन में खराबी आ जाए और उसे बीच में उतारना पड़े तो उसके पंखों में ज्यादा फ्यूल होने के कारण लैंडिंग के समय दबाव पड़ने पर पंख टूट भी सकते हैं। इसीलिए पहले हवा में फ्यूल को खाली करके प्लेन को उतारा जाता है, लेकिन ये तेल जमीन पर गिरकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी के घर के अंदर एक ऐसी भूल भुलैया है कि कोई भी अजनबी इंसान इस बिल्डिंग में 3 मंजिल से ऊपर नहीं चढ़ सकता। और तो रेंटिलिया बिल्डिंग की ऊंचाई 173 मीटर है, जो कि 60 मंजिला इमारत के बराबर है। तो आखिर इस बिल्डिंग में 27 मंजिलें क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान है जिनको सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, और अगर कोई इनके घर में घुसने की कोशिश करता है तो वो कभी भी चौथी मंजिल पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर में नो लिफ्ट लगी है और इन सभी पर पासवर्ड लगा है। इनका पासवर्ड सिर्फ इस घर में रहने वाले लोगों को ही पता है, और अगर कोई सीढ़ियों से जाने की कोशिश करेगा तो वो घूमकर पहली मंजिल पर ही वापस आ जाएगा। और इस घर में 60 मंजिलें इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि इसकी हर मंजिल की छतों को ऊंचा रखा गया है, जिससे इसमें बड़े थिएटर, स्विमिंग पूल और जिम भी बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग इतनी पतली है जो हवा चलते ही झूलने लगती है? और आपको जानकर हैरानी हुई कि ये बिल्डिंग 435 मीटर ऊंची है, जो अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो आखिर जो बिल्डिंग हवा चलने पर लहराने लगती है वो अभी तक कैसे टिकी हुई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका में ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जो परमाणु हमले को भी झेल सकती है। न्यूयॉर्क की ये बिल्डिंग 33 मंजिला है, जिसमें एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। बड़ी से बड़ी मिसाइल भी इस बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वहीं न्यूयॉर्क में ही दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग भी मौजूद है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई भले ही 1400 फीट है, लेकिन इसकी चौड़ाई में 60 फीट है। एक नॉर्मल बिल्डिंग को बनाने में ज्यादातर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में स्टील, चूना पत्थर और टेराकोटा के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण तेज हवा से हिलने लगती है लेकिन गिरती नहीं है। क्या आप जानते हैं आजकल बिल्डिंग बनाने के लिए लेंटर के इस तरह के रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कुछ इस तरह चटाई की तरह बिछा दिया जाता है। इससे वर्कर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और टाइम भी कम लगता है। तो चलिए जानते हैं लेंटर डालने के 3 सबसे आसान तरीकों के बारे में। दोस्तों, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम सबसे ज्यादा समय सरियों को सही तरीके से जोड़ने में लगता है। इस काम को आसान बनाने के लिए कंपनी एक ऐसी सीट बनाकर भेजती है जिसमें लेंटर के सरिये पहले से ही सही तरीके से जुड़े होते हैं। इन सीट को बिल्डिंग के ऊपर लाइन से बिछा दिया जाता है और फिर कंक्रीट डालकर छत तैयार कर दी जाती है। इसी तरह जब बिल्डिंग के बड़े बड़े बीम डालने होते हैं तो उनको भी पहले से तैयार कर लिया जाता है, जिनको कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर आसानी से सेट कर दिया जाता है। फिर इनमें मशीनों की मदद से कंक्रीट भरा जाता है, जिससे एक मजबूत बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। क्या आप जानते हैं आज के समय बड़े बड़े ब्रिज को काफी तेजी से बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको काम करने वाली जगह पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में ही तैयार कर लिया जाता है और बाद में बड़े बड़े ट्रकों से इनके पार्ट्स को उठाकर साइट पर पहुंचाया जाता है। तो आखिर इनसे ब्रिज कैसे तैयार किए जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले पिलर बनाते टाइम इसकी फाउंडेशन बनाने में भी काफी ज्यादा समय लग जाता था, क्योंकि इसमें कंक्रीट भरकर उसके सूखने तक रुकना पड़ता था। लेकिन अब पिलर की फाउंडेशन भी फैक्ट्री में तैयार होकर साइट पर पहुंचाई जाती है। इनमें लोहे के सरिये बाहर निकले होते हैं जिससे पिलर के दूसरे हिस्से को भी इससे जोड़ा जा सके। इस तरह बनाए जाने वाले ब्रिज को प्रीकास्ट ब्रिज कहा जाता है, जिसे किसी भी वातावरण में बनाया जा सकता है। इसी तरह ब्रिज के ऊपर के हिस्से को भी लिफ्टिंग मशीन से उठाकर सावधानी से पिलर में सेट कर दिया जाता है। और तो और भारत में भी आजकल इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मेट्रो और रोड ब्रिज बनाए जा रहे हैं।